हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपको ईवाई का चैनल टीचिंग हिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी गुड न्यूज़ की। बिहार के युवाओं के लिए बरसों का इंतजार खत्म होता हुआ दिख रहा है। और जितने भी वैसे युवा हैं जो बिहार एसआई की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आपके सामने है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा एसआई का कितना पोस्ट है, कि क्या उसमें रिक्वायरमेंट है और क्या उसका सिलेबस कब एग्जाम होगा, सारा कुछ मैं इसमें आपका पूरा नोटिफिकेशन जो है ना आपको रीड करके दिखाता हूँ। ठीक है, कब से इसका फॉर्म भरा आएगा, सारा कुछ। ठीक है, ये देख रहे हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना। ठीक है। तो ये क्या है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन प्रपत्र की 26/10 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 26/10 तक रहेगी। तो कब से स्टार्ट होगा, देखिए। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक लेवल 6 कितना है, 1799 पोस्ट। बहुत अच्छा खासा पोस्ट दिया गया है। इतने पोस्ट है आपका क्या। चलिए, तो इसमें जो है आपका जो है ऑनलाइन पत्र भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी कब से, 26 से स्टार्ट हो जाएगी। 26 से फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट होगा और कब तक चलेगी, 26/9 से स्टार्ट होगा और चलेगी आपका कब तक, 26/10 तक। ठीक है, कब तक चलेगी, 26/10 तक। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना आपका पूरा सारा चीज दिया हुआ है। उक्त पदों पर चयन के लिए उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान एक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पत्रांक 23 नियुक्ति इतना 15/9 द्वारा प्राप्त अधियाचना, 15/9 को ही अधियाचना प्राप्त हुआ था। बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1921 बिहार अधिनियम 3 समय यथा संशोधित बिहार सरकार गृह विभाग, ये सारा चीज जो है ना इसका नोटिफिकेशन है। लेकिन ये सब चीज आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आ जाइए अब आवेदन पात्रता। क्या है पात्रता, कि आप लोग को तो पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन से अगर किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, दूसरा चीज और क्या क्या पात्रता है सारे कुछ को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, आवेदन के लिए पात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष और महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यानी भारतीय होना चाहिए ये कम से कम, निश्चित है। ठीक है, इसमें पुरुष भी भर सकते हैं, महिला भी, और ये थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। ठीक है, या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी, उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यानी 24 तक, 1/8/24 तक जिसका उम्र बच रहा है, यानी उसमें कैटेगरी में आ रहा है, जितनी उम्र चाहिए उतना आ रहा है, तब भी वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर उम्र की गणना करें तो वह कब से होगा, 1/8/2025 से होगा। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। वहीं महिलाओं के लिए 20 ही न्यूनतम है और अधिकतम 40 है। पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष हो या महिला हो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम इसमें 2 वर्ष और बढ़ जाता है। ठीक है। उपरोक्त बिंदु 1 to 3 के अभ्यर्थियों में न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतन की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरा कर ली हो। अगर न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा कर लिए है ना, सरकार में अगर कोई भी मतलब काम कर रहे हैं सरकारी विभाग में, आप जॉब है, ठीक है, तो आपको जो है ना अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए भी 5 वर्ष की छूट होती है। असैनिक पद पर नियुक्ति हेतु तो भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत बरती जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी वैसे सैनिक जो अभी रिटायर्ड हैं उनके लिए 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, वो लोग जो है इसमें भर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक तथा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। मैट्रिक में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर इसका जो है उम्र की गणना की जाएगी। अब जो है शारीरिक मापदंड क्या है, अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, तो ये सब चीज तो नेसेसरी, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित आहारता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। देखिए यहाँ से ऊंचाई क्या है, अनारक्षित या सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 65 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160, यानी क्या हो गया, आपका सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, उसके पुरुष के लिए न्यूनतम कितना, 165। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है इसका हाइट के लिए। सीना कितना होना चाहिए, सीना अनारक्षित वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाकर 86 होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 और 84। ठीक है, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर इसमें भी होना चाहिए। चलिए, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, महिला अगर है तो उसके सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 48 केजी होना चाहिए महिला के लिए। ठीक है, और किन्नर कोथिक हिजरा ट्रांसजेंडर थर्ड अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानदंड शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगी। ठीक है, अब देखिए इसका परीक्षा कैसे कैसे होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरण में होगी तथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा में सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। अब प्रथम चरण में जो इसका परीक्षा होगा, प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण प्रारंभिक चरण जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक प्रश्न पत्र जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसमें सारा का सारा क्या होगा, एमसीक्यू होगा। ठीक है, बहुविकल्पीय। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। जो 30% से अधिक अंक लाएंगे उसको जो है ना मुख्य परीक्षा के लिए प्रमोट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर रिक्तियां के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा सूची के अनुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। यानी जितना जो है सीट है, जैसे मान लो कितना है 1799 सीट है, ठीक है, इसका 20 गुना कर दीजिए।
इतने बच्चे का जो है ना मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। इतना से 20 कर दीजिएगा, इतना जितना होगा उतना बच्चे का मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मौका दिया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा का आयोजन की जा सकती है। बहुसत्रीय बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। किससे की जाएगी? इक्वी परसेंटाइल विधि से। अब ये क्या विधि होती है किसी वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है किसी अलग वीडियो में सेपरेट इसका वीडियो बनाऊंगा, अभी इसका चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जितने होंगे उनको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम में 200 अंक का सामान्य हिंदी का रहेगा और का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हता 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये जो 200 अंक का होगा इसमें सिर्फ सामान्य हिंदी रहेगा और जो है 2 घंटे समय दिया जाएगा। अगर 30% यानी 60 मार्क्स उसको नहीं आया तो इसको जो है ना फेल कर दिया जाएगा। द्वितीय पत्र और समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगी। द्वितीय प्रश्न का पूर्णांक भी 200 का होगा और प्रश्न की संख्या इसमें भी 100 होगी। परीक्षा अवधि इसका भी 2 घंटे ही रखा जाएगा। चलिए, अगला चरण, दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0 पॉइंट यानी क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन टिक करते समय, नेगेटिव मार्किंग है कितना 0.5 0.2 सॉरी, यानी 5 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 अंक कट जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 पालियों में होगी। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसका एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना। अब जो मुख्य परीक्षा हुआ इसमें जो है जितना रिक्ति है उसका 6 गुना इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, यानी 1900 सॉरी कितना है 1799 सीट है, इसको 6 से गुना कर दीजिए। जितना आएगा उतनी सीट पे जो है ना मुख्य परीक्षा में सफल माना जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा का जो मेरिट लिस्ट आएगा 1799, 1800 कीजिए, इसको एक कम है उसमें, 1800 गुना 6 कर लीजिए, उतनी सीट पे जो है मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होगा। 6 गुना अभी भी लिया गया है। अब जो है फिर छांटेगा इसको। अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम लिया जाएगा। तृतीय चरण क्या होगा? पहला चरण में क्या हुआ? पीटी हुआ, जिसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ। दूसरा भी ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट हुआ था, लेकिन उसमें 2 एग्जाम हुआ था, इसको मेंस कहते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का हिंदी, 100 मार्क्स का जनरल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का होता है ना, 100 क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे हम लोग आते हैं कहाँ? तृतीय चरण। तृतीय चरण क्या है देखिए। तृतीय चरण शारीरिक योग्य दक्षता परीक्षा। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य है। दौड़ होगा। दौड़ सभी कोटि के पुरुष वर्ग के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? 6 मिनट 30 सेकंड। सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि इससे नंबर बनेगा, इससे मेरिट नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ क्या करना है आपको? क्वालिफाई करना है। इसलिए इसका दरोगा का जो है फिजिकल जो है इजी होता है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और समय जो है 6 मिनट ही इसको मिलेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर ही दौड़ना है 6 मिनट में, उसको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है। ऊंची कूद अब है आपका ऊंची कूद। ऊंची कूद किसके लिए कितना होगा देखिए। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट और 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाएं असफल घोषित की जाएंगी। हो गया। पहले क्या था? दौड़ था, फिर ऊंची कूद, फिर है लंबी कूद। लंबी कूद गया। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट कूदना पड़ेगा। 12 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। न्यूनतम 9 फीट 9 फीट जो है महिलाओं के लिए है, ठीक है। इससे कम जो कूदेगी उसको हटा दिया जाएगा। तो यानी शारीरिक दक्षता में दौड़ हो गया, लंबी कूद हो गया, ऊंची कूद हो गया और एक और है गोला फेंक। इतनी परीक्षा से पास होने के बाद आपको एसआई बनाया जाएगा।
सभी कोटि के पुरुष वर्ग के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम जो है ना 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला रहेगा, कितना फीट फेंकना होगा? 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। वहीं महिला के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, 10 फीट फेंकना है। ये था आपका टोटल जो है चार, इसमें था क्या, शारीरिक योग्यता में। हाँ, नियमित समय 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने वाले को असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अन्य स्पर्धा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी आप पहले दौड़ में पास कीजिएगा, तभी आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप दौड़ में पास किए तो क्या हुआ? ऊंची कूद, ऊंची कूद में पास किया तब लंबी कूद, लंबी कूद में पास किए तब जाके क्या फेंकेगा? गोला फेंकाएगा। अगर किसी में फेल किए तो वहीं से आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए अगर जॉब लेना है तो बढ़िया से आप प्रिपरेशन करके जाइए। अब है यहाँ पे किन्नर के लिए कोथी सबके लिए बिहार सरकार गृह विभाग के संकल्प इतना करने का ट्रांसजेंडर शारीरिक मानदक्षता के मापदंड पिछड़ा वर्ग महिला, यानी इसके इन सारे लोग का जो है ना पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उसके अनुसार किया जाएगा, शारीरिक मापदंड का नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, अब मेगा सूची कैसे तैयार होगा? अब देखिए मेगा सूची यहाँ पर उपरोक्त पदों की नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा, यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, मेंस जो हुआ था ना उसी पे मेरिट बनेगा, इसलिए मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में बड़ी अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेगा। समान अंक प्राप्त करने वाले समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेगा सूची उनके स्थान पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले उम्र देखा जाएगा, अगर समान नंबर आ रहा है तो उम्र में भी अगर समान आ गया तब शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा। जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक होगी उसको क्या किया जाएगा? सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में भी अभ्यर्थियों की वरीयता उसके 10वीं बोर्ड के प्राप्त प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला। अब मान लीजिए शैक्षणिक योग्यता भी समान आ गया, तब 10वीं में जो है बोर्ड में प्रमाण पत्र यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार निर्धारित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहारता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% और सामान्य वर्ग के लिए 40% चाहिए। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्त हेतु भेजी जाएगी। अब रिक्ति कितना है? रिक्ति समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार जो है रिक्ति यहाँ पे देख लीजिए कितना, किसमें कितना है। देखिए आरक्षण अनुसूचित जाति में कुल पद 210, महिला के लिए 74 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में 15, महिला के लिए 5, अत्यंत पिछड़ा में 273 और महिला के लिए 96, पिछड़ा वर्ग में 222 और महिला के लिए 78। ठीक है, और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 42 और इधर महिला ही उसमें क्या जाएगा। अनारक्षित के लिए 850, 298 महिलाओं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 180, 63, ट्रांसजेंडर के लिए 7, महिला उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये है पोस्ट की संख्या, कितना पोस्ट टोटल मिला के कितना हो जाएगा। टोटल जो है इसमें क्या था, स्वतंत्रता सेनानी, अच्छा स्वतंत्रता सेनानी के लिए 36 पोस्ट है। जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित पद है ये। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए 36 पोस्ट आरक्षित है। आरक्षण जो है महिला बिहार पदों एवं सेवा में रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति, ये अधिनियम पहले वाला ही है। महिला के लिए क्या प्रावधान है, ये सारा चीज जो है 35% आरक्षण उनको मिलेगा ही। ठीक, बिहार सरकार के स्वतंत्रता सेनानी के लिए सारा चीज जो है ना, मेन चीज जो था हो गया आपका क्या क्या योग्यता हो गया, एग्जाम कैसे कैसे होगा वो बता दिए, आपका जो है मतलब क्या क्या उसमें पूरा प्रोसेस है सारा चीज बता दिए। आपका ये
आरक्षण कैसे है, कितना सीट पे वैकेंसी है, ये सारा हो गया। और कुछ बचा है क्या? अब उसी का डिटेल्स है। कट ऑफ जो है सभी उम्मीदवार के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, ये दूसरा चीज है। चिकित्सीय जांच भी होगी, ठीक है, मेडिकल जिसको बोलते हैं, ठीक है। उन सब के बाद जो है, देखिए चिकित्सीय जांच क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। उपरोक्त पदों की नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्व विरुद्ध सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार किया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों के छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी मेडिकल भी जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है आपका 26 से स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा कब तक? 26/10 तक। सभी वर्ग के लिए 100 रुपया लगेगा। फॉर्म भरने का जो है फी जो है कितना लग रहा है आपका? 100 रुपया ही लग रहा है। कोई भी वर्ग हो सबको 100 रुपया ही लगेगा। किसी से भी कर सकते हैं। आवेदन के लिए निर्देशित है। ऑनलाइन आवेदन भरने की वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। मैं आपको एक फॉर्म जो है भर के भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा मैं एक फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा। आप उसको देख देख के आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं। 150 से 200 रुपये बचा सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी सेवा आयोग वेबसाइट, ये वेबसाइट पे जाके भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, और बाकी तो यूजफुल नहीं है। बाकी सब आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या आप इसको पॉज करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टोटल स्व पंजीकरण रद्दीकरण, कब पंजीकरण रद्द होगा? अगर आप झूठ बोलिएगा, ठीक है, कोई गलत चीज डाल दीजिएगा, तब भी पंजीयन आपका क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है। भरे गए ऑनलाइन पर आवेदन पत्र को बिहार पुलिस सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार या जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पर की पावती यानी फोटो सहित की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें, ठीक है। अब है आपका क्या? ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि बताए थे कितना? 26/10, 26/10 तक होगी। स्टार्ट है 26/9 से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए कब जो है आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निश्चित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है। आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट ना करना, इस स्थिति में आवेदन आपका रद्द किया जाएगा। आवेदन द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड ना किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या का फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करने पर भी आवेदन रद्द किया जाएगा। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना। यानी आप बैंक से राशि अगर चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लिए तब भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, इससे भी आपका आवेदन रद्द हो सकता है। गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले, उसका भी ये गलत हो जाएगा। आवेदन में दी गई सूचना का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, आवेदन में जो दिए हैं और भरे हैं और दस्तावेज में जो है दोनों में गलती पाया जाएगा तब भी ये गलत हो जाएगा। आवेदन में जन्म तिथि का गलत अंकित होना तब भी फॉर्म गलत। आवेदन में गलत लिंग अंकित करना भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारे चीज था फॉर्म रिजेक्ट होने के लिए। और चीज है आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा चीज उसी से रिलेटेड है। इतना सारा चीज तो आप सही सही भरिएगा क्योंकि जॉब लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये नहीं बताया गया है एग्जाम कब होगा, ठीक है। सिर्फ अभी फॉर्म भराया जा रहा है, एग्जाम कब होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर नए थे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इसी तरह का और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।